तो पानीपत के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने आगरा पर कब्जा तो कर लिया था और उसको खजाना भी मिल गया था लोदियों का, पर उसके सामने राजपूतों की एक समस्या तो थी ही। फिर राणा संग्राम सिंह से उसका उलझना मजबूरी थी, क्योंकि राजपूतों के रहते हुए बाबर आसानी से आगरा पर अधिकार या फिर और साम्राज्य का विस्तार या फिर अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर सकता था। और राणा संग्राम सिंह के लिए भी यह बहुत असहाय स्थिति थी कि उनके रहते हुए कैसे कोई आकर के दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों पर कब्जा कर ले। और राणा सांगा के लिए भी स्थिति यह भी अब मुश्किल हो गई थी, तो बाबर से टकराना आवश्यक हो गया था। और इस खानवा के युद्ध में बाबर से टकराव के पीछे एक वजह और बताई जाती है, जैसा कि जो निमंत्रण है, जो गठबंधन एक बात कही गई थी जिसके हमने पहले ही बात की कि कैसे इतिहासकार इस पर एक मत हैं कि कुछ समझौता तो अवश्य हुआ था बाबर और राणा संग्राम सिंह के बीच। कि पहल किसने की थी यह अलग बात है, पर उसको हमने पहले वीडियो में इस पर पानीपत के पहले युद्ध में अभी उसके विस्तार से बात की थी। तो राणा संग्राम सिंह ने आरोप लगाया कि बाबर ने जो कहा था कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से बयाना धौलपुर जैसे आसपास के इलाके राणा संग्राम सिंह के हिस्से में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने उन पर भी कब्जा कर लिया। और बाबर आरोप लगाता है इस युद्ध के पीछे कि पानीपत के पहले युद्ध में राणा सांगा ने यह वादा किया था। बाबर का आरोप था कि राणा सांगा ने जो समझौता किया था कि वह इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद करेगा बाबर की, पर उसने नहीं किया। तो इस वजह से बाबर का भी टकराना ज़रूरी था। और राणा सांगा का यह आरोप था कि बाबर ने समझौते के तहत जो इलाके उसको देने थे वह नहीं दिए, तो फिर टकराना हो गया। तो यह युद्ध लड़ा गया खानवा में, जो भरतपुर राजस्थान में है, गंभीर नदी के किनारे। तो यह युद्ध शुरू हो, इसमें घटनाएं और हम देखें उसके पहले क्या हुआ कि राणा संग्राम सिंह ने कई राजपूत शक्तियों के साथ मिल करके मुगलों को हरा करके बयाना में कब्जा कर लिया। तो बयाना में मुगल सेना को पराजित करके वहाँ पर कब्जा कर लिया राणा संग्राम सिंह ने। यह हुआ खानवा से पहले। तो सम्मिलित राजपूत अफगान गठबंधन से राणा संग्राम सिंह ने बयाना में मुगल सेना को हराया। अब जो अफगान राजपूत गठबंधन की मैंने बात की कि अफगान राजपूत गठबंधन से कैसे हुआ, तो इसमें जो सम्मिलित राजपूत सेनाएं थी जो खानवा में भी राणा सांगा की तरफ से लड़ी बाबर के खिलाफ, उसमें चंदेरी के राव मेदनी राव थे और अफगान हसन खां मेवाती था और कई मारवाड़ के भी कई शासक थे, कई राव और फिर कई राय जो थे, सभी ने राणा सांगा की मदद की। और उसकी मदद से राणा सांगा ने पहले बयाना में मुगलों को हराया, फिर उसके बाद बयाना पर कब्जा भी कर लिया। और इसी राजपूत और अफगान गठबंधन से कई राजपूत शक्तियों के सहयोग से खानवा के मैदान में भी राणा सांगा ने इस युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ा। तो अब खानवा का बात करते हैं। तो यह युद्ध लड़ा गया खानवा जो है भरतपुर जिला, भरतपुर राजस्थान, गंभीर नदी तट पर, गंभीर नदी, यहाँ पर खानवा का मैदान था। और यहीं पर 1527 में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। बताते हैं कि यह युद्ध लगभग 40 दिन तक चला और राणा सांगा बहुत मजबूत स्थिति में थे। कई हसन खां मेवाती जैसे और उनके पास राव मेदनी राव और दूसरे राजपूत भी थे जिन्होंने राणा सांगा की मदद की। और शुरुआती क्षणों में उन्होंने मुगल सेना को काफ़ी पीछे धकेल दिया था, लेकिन फिर वही रणनीतिक कौशल
और बाबर का तोपखाना और उसकी जो कुशल रणनीति है, उस वजह से राजपूत सेनाओं पर मुग़ल सेना हावी हुई और बाबर ने अपने तोपचियों की मदद से और अपने बंदूकियों की मदद से फिर से काफ़ी पीछे धकेल दिया और बहुत कड़ा संघर्ष चल रहा था। लेकिन जो इसमें राणा सांगा और राजपूतों की पराजय का जो मामला है, राजस्थान के इतिहासकार बताते हैं कि इसमें पराजय राणा सांगा की नहीं होती, पर एक विश्वासघाती ने, जो सिलहदी तंवर उसका नाम था, उसके विश्वासघात के कारण राणा सांगा पराजित हुए और घायल होकर के कई राजपूतों ने उनको युद्ध के मैदान से बाहर ले गया। तो जैसे ही राणा संग्राम सिंह युद्ध के मैदान से चले गए घायल होकर के, तो उनकी सेनाओं में, राजपूत सेनाओं में अफरा तफरी मच गई और सभी लोगों को जब यह पता चला मुग़ल सेना में भी कि राणा संग्राम सिंह युद्ध के मैदान से जा चुके हैं, तो फिर उनमें बहुत जोश आ गया और राजपूत सेनाओं का मनोबल गिर गया। फिर स्थिति बदल गई और राजपूत सेनाएं पराजित हुईं। तो एक विश्वासघाती जिसके विषय में बात कही गई है, सिलहदी तंवर के विश्वासघात से राजपूत सेनाएं पराजित हुई। तो सिलहदी का विश्वासघात से राजपूत सेनाएं पराजित हुई, ऐसा राजस्थान के इतिहासकार को कहना है। तो यह था। और जबकि बाबर कहता है कि उसका कुशल जो रणनीतिक है, उसके तोपची हैं, उसकी वजह से उसने राणा संग्राम सिंह को पीछे धकेल दिया। और ये हमने बताया है कि राणा संग्राम सिंह इस युद्ध में घायल जब हो गए तो कई राजपूत जो अन्य थे उनको राणा संग्राम सिंह को बचाना था, तो उन्होंने उनको वहाँ से युद्ध के मैदान से हटा दिया, उनको लेकर के भाग गए और फिर स्थिति बहुत बदल गई। फिर इस तरह से खानवा के मैदान में बाबर फिर विजयी हुआ। पर इसके पहले की एक घटना जो हमने नहीं बताई कि खानवा का युद्ध शुरू होने से पहले बाबर के अंदर और उसके सैनिकों में भी इतना मनोबल नहीं था कि वह राजपूत सेनाओं से टकराए, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कैसे छोटे सैनिक हों या बड़े, जो बेग हों या फिर उसके सेनापति, सभी में डर का माहौल था। और डर के माहौल के पीछे एक वजह यह भी थी कि काबुल से आया मोहम्मद शरीफ, एक जो ज्योतिषी था, उसने मुग़ल सेना में यह बात की उसी दिन खानवा का युद्ध शुरू होने से पहले। उसने कहा कि मुग़ल सेना की जो पराजय है वह राजपूतों के हाथ लिखी हुई है। तो इस वजह से मुग़ल सेना में उनका मनोबल बहुत गिर गया था और उन्हें लगने लगा था कि उन्हें हार ही मिलेगी। पर बाबर के वह कहता है कि उसके ओजस्वी भाषण से और गुलबदन बेगम हुमायूं नामा जिसने लिखा है, उसमें भी उसने लिखा है कि कैसे बाबर ने उस दिन कितना ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत शानदार उसने उनमें जोश भरा और उनसे वादा किया कि यदि वह युद्ध के मैदान में जीत जाते हैं इस खानवा में, तो जो भी अपने वापस काबुल जाना चाहेगा अपने घर, उसे जाने दिया जाएगा। और फिर से जो तमगा एक कर था, सीमा शुल्क या व्यापार कर, उसको भी माफ़ कर दिया जाएगा। और शराब की बोतलें बाबर ने तोड़ डाली। तो यह सब खानवा से पहले बाबर ने किया अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो इतना सब करने के बाद तब जाकर के सैनिकों में कुछ मनोबल आया। और उसी खानवा के मैदान में लड़ने से पहले, इसमें जीत से पहले, बाबर ने यह भी कहा अपनी आत्मकथा में, और गुलबदन बेगम ने भी अपने हुमायूं नामा में लिखा है कि बाबर ने कहा कि यदि वह जीतते हैं तो गाजी कहलाएंगे, नहीं तो अगर मर गए तो शहीद हो जाएंगे। तो उसने कहा कि हमें अंत तक लड़ना है, जब तक कि आत्मा हमारे शरीर को छोड़ नहीं देती। तो उसने जिहाद का नारा दिया और फिर मुग़ल सेना में काफ़ी जोश आया और इसी जोश से लड़ते हुए उन्होंने खानवा के मैदान में विजय पाई। और साथ में तोपचियों का सहारा भी, उसकी रणनीति भी इस विजय युद्ध में विजय का कारण है। और जबकि राजस्थान के इतिहासकार सिलहदी तंवर की विश्वासघात को राजपूतों की पराजय का कारण मानते हैं, तो इसमें खानवा के युद्ध में जीतने के बाबर ने जो किया, कई अहम फैसले किए, वह भी पूछा जाता है और महत्वपूर्ण भी है। जैसा कि उसने इसमें जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया,
जिहाद यानी धर्म युद्ध, जिहाद यानी कि हम इस्लाम की रक्षा करने के लिए यह युद्ध लड़ रहे हैं। तो जिहाद का मतलब धर्म युद्ध ही है, अपने धर्म को बचाने के लिए युद्ध। तो खानवा के मैदान में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और फिर चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राव के खिलाफ भी बाबर ने जिहाद का ही नारा लगाया था, क्योंकि उसको जीतने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ा। बताते हैं कि उसने इसका इस्तेमाल किया, जबकि वह धार्मिक रूप से उतना कट्टर नहीं था, जैसा कि मार्क्सवादी इतिहासकारों में बहुत से लोगों की राय है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो उसने जिहाद का नारा दिया और साथ में उसने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि जिहाद का नारा लगाया, और उसने तमगा नामक कर समाप्त करने की बात कही। तमगा कर यानी कि जो व्यापार या सीमा शुल्क था, यानी कि आने जाने पर जो कर लगता था, ये तमगा, उसने कहा कि वह इसको भी समाप्त कर देगा। और साथ में शराब की बोतलें तोड़ डाली गई, तोड़ दी। तो यह सब हुआ, और साथ में उसने यह भी वादा किया अपने सैनिकों से कि यदि वह खानवा के मैदान में जीतता है तो वह जो भी उसके बेग जाना चाहेंगे वापस काबुल अपने घर उन्हें जाने देगा। तो ऐसा उसने किया भी। उसके एक अमीर ने जीतने के बाद इच्छा जताई कि वह वापस घर जाना चाहता है, तो उसने जाने दिया। तो ये सब घटनाएं इस तरह से खानवा के मैदान में घटी। अब खानवा के मैदान के बाद तीसरा युद्ध जो बाबर ने लड़ा भारत में, वह है चंदेरी का युद्ध। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश। मुगल वंश में हमने बाबर से शुरू किया था। तो बाबर के विषय में हमने पानीपत का युद्ध और खानवा का युद्ध देख लिया है। तो आज हम देख रहे हैं चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद घाघरा का युद्ध, फिर उसके बाद बाबर की मृत्यु, उससे संबंधित जो कुछ पूछा जाता है, फिर उसका स्थापत्य कला, उसके समय में जो कुछ निर्माण हुए थे, इन सब के विषय में। तो आज हम तब पहले खानवा के युद्ध, इसके पहले हमने 1527 में उसकी बात कर ली है। तो 1528 में युद्ध हुआ चंदेरी का। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। चंदेरी के युद्ध में ज़्यादा जो जानने लायक चीज़ है, इसमें एक दो ही बातें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि हुआ यह, बाबर प्लस चंदेरी का जो राय है, मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच, मेदिनी राय वही व्यक्ति है जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। तो अब बाबर चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय से टकराया, और 1528 में चंदेरी के इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुए। तो इसमें बस इतना ही है कि यह मेदिनी राय के बीच लड़ा गया 1528 में। और एक बात इसमें और जानने वाली है कि इस युद्ध में जो सबसे अहम एक व्यक्ति है जिसने बाबर का साथ दिया था, और यह पूछा भी गया है और इसको लोग बहुत ध्यान नहीं देते, कि शेर खान जो भावी शेरशाह बनेगा, वह इस युद्ध में बाबर का साथ देता है मेदिनी राय के खिलाफ। तो शेर खान यानी कि शेरशाह इस युद्ध में बाबर का साथ दिया। तो इस युद्ध में चंदेरी में शेरशाह ने बाबर का साथ दिया था मेदिनी राय के खिलाफ, लेकिन बाद में शेर खान को भी यह एहसास हो गया कि बाबर जल्दी से इन प्रदेशों पर कब्जा कर लेगा। तो फिर शेर खान और शेरशाह को भी यह लगने लगा कि अब उसे हटाना ज़रूरी है। तो आप जैसे जानते ही हैं कि फिर हुमायूं से शेरशाह का कैसे उनका बिहार और बंगाल को लेकर के कैसे संघर्ष शुरू हुआ, और अंततः शेरशाह ने हुमायूं को यहाँ से बाहर ही निकाल दिया, और वह मुग़लों का सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा।
तो जबकि चंदेरी के इस युद्ध में शेर शाह ने बाबर की मदद की थी और बाबर शेर खान के प्रति सजग था। उसे पता था कि एक दिन शेर खान यह गंभीर समस्या पैदा कर देगा और इसी वजह से अपनी आत्मकथा में बाबर ने हुमायूं को शेर शाह के प्रति सचेत किया था कि वह एक चालाक अफगान है, उससे हमेशा सावधान रहना। तो ये बातें थी इसमें। यही शेर शाह जो इस युद्ध में बाबर का साथ देता है, यह बात महत्वपूर्ण है। फिर अब चंदेरी का हो गया युद्ध। फिर अब अंतिम युद्ध है जो बाबर ने भारत में लड़ा, वह है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है यह हुआ 1529 में। 1529 घाघरा का जो युद्ध है यह बाबर द्वारा लड़ा गया भारत के 4 युद्धों में उसका अंतिम युद्ध है। इसमें उसने अफगानों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अफगान हुमायूं के समय भी सक्रिय थे और उसे लगातार उसकी समस्या पैदा करते रहे। तो फिर भी घाघरा में अफगान महमूद लोदी को बाबर ने पराजित किया। तो इसके पहले घाघरा स्थान कहाँ है और इसमें क्या हुआ, एक दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो घाघरा जो है यह छपरा जिला बिहार में, तो छपरा बिहार में घाघरा और गंगा नदी तट पर नदी तट पर यह युद्ध लड़ा गया 1529 में। बाबर इसमें विजयी हुआ और यह इसमें थे अफगान महमूद लोदी, और बंगाल के शासक नुसरत शाह ने इसमें अफगानों का साथ दिया। पर बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ घाघरा में। तो घाघरा के विषय में यह स्थान है छपरा बिहार में। घाघरा और गंगा नदी के तट पर घाघरा का युद्ध लड़ा गया 1529 में। अफगान महमूद लोदी और फिर उसमें बंगाल के शासक नुसरत शाह ने भी अफगानों का साथ दिया, लेकिन फिर पराजित हुए अफगान। और बाद में नुसरत शाह जो बंगाल का शासक था बाबर से जाकर के मिल गया। इस युद्ध में घाघरा के विषय में एक बात और जानने लायक है जो पूछी जाती है कि यह पहला ऐसा युद्ध है जो जल और थल में दोनों में लड़ा गया, घाघरा का युद्ध। तो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। तो यह है घाघरा का युद्ध। अब चंदेरी और घाघरा के जो युद्ध हैं इसमें से इतना ही ज़रूरी था। अब उसके बाद 1530 में 4 युद्धों के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो अब उसको देख, तो 1526 में बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। फिर खानवा, चंदेरी और घाघरा के ये 4 युद्ध उसने भारत में लड़े और 1530 में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। तो इन 4 युद्धों से उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाल दी थी और काफ़ी हद तक उसने यहाँ पैर जमा लिए थे। पर तब भी अभी कोई व्यवस्थित रूप से किसी संस्था का निर्माण वह नहीं कर पाया था और इसी के पहले 1530 में ही आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। 1530 में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, यह महत्वपूर्ण है। यह बहुत पूछा जाता है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो यह आगरा में हुई थी, लेकिन बाबर की मृत्यु के बाद शेर शाह के समय में बाबर की एक पत्नी बीबी मुबारिका ने उसकी अस्थियों को आगरा से ले जाकर के काबुल में दफनाया। फिर वहाँ पर एक मकबरा बनवाया गया। तो बाबर की मृत्यु हुई तो आगरा में, लेकिन शेर शाह के समय
शेर शाह के समय उसकी पत्नी बीबी मुबारिका ने बाबर की अस्थियों को आगरा से काबुल में दफनाया। तो आगरा में 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और उसकी पत्नी बीबी मुबारिका ने उसे ले जाकर के काबुल में दफनाया। तो वर्तमान में यदि पूछा जाता है बाबर का मकबरा कहाँ है, तो वह काबुल में है, जबकि उसकी मृत्यु हुई तो आगरा में थी। फिर अब उसकी मृत्यु के बाद 1530 में एक घटना और घटती है कि बाबर का जो प्रधानमंत्री है मीर खलीफा, वह बाबर का वकील है और मुग़ल साम्राज्य का पहला प्रधानमंत्री भी है। बाबर की मरते ही, जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, तो उसने उसके चचेरे भाई, तो उसका चचेरा भाई नहीं, या बाबर की बहन जो खानज़ादा बेगम थी, उनका पति था मेहदी ख्वाजा। तो मीर खलीफा फिर उनको बादशाह बनाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। तो यह पूछा गया है कि बाबर की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री मीर खलीफा किसको बादशाह बनाना चाहता था, तो यह भी जानते रहें। प्रधानमंत्री मीर खलीफा मुग़ल साम्राज्य का पहला प्रधानमंत्री भी है, यही वकील था। तो मीर खलीफा मेहदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहता था। तो यह बहुत कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में कि प्रधानमंत्री मीर खलीफा बाबर के बाद किसे शासक बनाना चाहता था, और ये घटनाएं हो गई। अब बाबर की मृत्यु के विषय में 2-3 बातें, खास करके उसकी मृत्यु से संबंधित 2-3 मत हैं जो पूछे जाते हैं कि इसके विषय में 3 बातें उसकी मृत्यु के विषय में हैं। एक तो जो प्रसिद्ध है, जो एक कहानी कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं जब एक बार बीमार हुआ तो उसकी भलाई के लिए, यानी कि वह अच्छा हो जाए, उसने प्रार्थना की कि वह ठीक हो जाता है तो वह अपने प्राण त्याग देगा, यानी कि अपने प्राणों का बलिदान उसने अपने बेटे के लिए किया, ऐसा कहा जाता है। तो 1530 में जब बाबर मरा तो उसकी उम्र 48 वर्ष थी। और पहला मत यह है कि अपने पुत्र के लिए उसने बलिदान दिया। अपने पुत्र के लिए उसने बलिदान दिया। इसका अबुल फजल जो अकबर के समय में अकबरनामा लिखता है, उसने कहा है कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि वह अच्छा हो जाता है तो उसके बदले में वह अपना प्राण त्याग देगा। और अबुल फजल बताते हैं कि उसकी प्रार्थना के बाद हुमायूं स्वस्थ होने लगा और बाबर बीमार होने लगा। फिर अंततः 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई। तो पहला जो मत है वह यही है। एक और जो मत है, इसमें गुलबदन बेगम जो बाबर की बेटी है, उसने हुमायूं नामा की रचना की है। उसने लिखा है कि बाबर के जो चिकित्सक थे अंतिम समय में, जिन्होंने बाबर की देखभाल की थी, तो उनसे पता चलता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी की जो माता थी उन्होंने जहर दे दिया था। तो ऐसा सिर्फ गुलबदन बेगम का ही कहना है कि मेरे पिता को इब्राहिम लोदी की माता ने जहर दिया था। तो एक यह भी कथन है। गुलबदन बेगम ने कहा कि इब्राहिम लोदी की माता ने जहर दिया था, और जबकि इब्राहिम लोदी की माता को
पानीपत में जीतने के बाद बाबर ने उनके लिए कुछ एक जागीर और कुछ पैसे की व्यवस्था की थी और अफ़गानों के प्रति थोड़ा नरम रवैया उन्होंने अपनाया था। पर गुलबदन बेगम का कहना है कि मेरे पिता को इब्राहिम लोदी की माता ने जहर दिया था। और जबकि ज़्यादातर जो कहानियाँ प्रचलित हैं बाद के रचनाओं में, जैसे कि अबुल फजल ने कहा है कि अपने पुत्र हुमायूं के लिए उसने प्राण त्यागे थे। और जबकि जो आखिरी तार्किक मत है और इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद भी यही कहते हैं कि हुमायूं पिछले कई सालों से बीमार चल रहा था। और उसने आत्मकथा में भी लिखा है कि लगभग एक महीने में वह 3-4 बार बीमार पड़ा और कई बार तो एक हफ्ते तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। तो इसी वजह से पिछले कई महीनों से वह बीमार, महीनों से क्या कई सालों से वह बीमार चल रहा था और इस वजह से 1530 में वह मर गया। तो आधुनिक तर्क जो बताते हैं कि उसके स्वास्थ्य सच में ख़राब था और इस वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो यह कुल उसकी मृत्यु के संबंध में 3 मत हैं और उसके मरने पर ये घटनाएं हैं। 1530 में आगरा में उसकी मृत्यु हुई और बीबी मुबारकिया ने उसके अस्थियों को ले जाकर के काबुल में दफनाया, वहाँ एक मकबरा बनाया गया। और उसकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री मीर खलीफा मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहता था। तो ये घटनाएं उसकी मृत्यु से संबंधित हैं। अब जो बचता है बाबर के विषय में वह है स्थापत्य कला, खास करके बाबर के समय में 2-3 मस्जिदें जो बनी हैं जिसके विषय में विवाद भी बहुत है। और पानीपत में काबुली बाग मस्जिद उसने